नईम साहब, इसी के साथ ये देखें, लालच की ये इंतहा थी कि उन्होंने अपनी बहन का ये भी ख्याल नहीं किया कि वो उनको बाय रोड लेकर जा रहे हैं, उनकी कोई केयर नहीं हुई है। और जब एयरपोर्ट पर आए उसके बाद का तो सारा मंजर आपके सामने था। जवाद को चूंकि पता था ये सारा इलीगल है, और जवाद ने उस इलीगल सर्जरी में भी अपना कमीशन रखा हुआ था। जवाद ने तकरीबन 3 मिलियन पे किया था, बाकी पैसे उसने खुद रखे थे। ये बाद में मैंने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को, और उसका सबूत ये है कि जब हीरा की डेथ हो जाती है और ये बात डिस्क्लोज हो जाती है कि ये इलीगल ट्रांसप्लांट से डेथ हुई है, ये बात मीडिया में आना शुरू हो जाती है। और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उमर भाई की ख्वाहिश की वजह से कि बात मीडिया में ना आए, लेकिन वो बात जो है FIA से या पेहूटा से ये बात डिस्क्लोज हो जाती है। सही। उसके बाद जब डॉक्टर फवाद मुमताज गिरफ्तार होते हैं तो कहा जाता है कि यही वो बंदा है जिसने उमर शरीफ की बेटी का ऑपरेट भी किया था। अब उस पे चूंकि ये केस भी बन जाता है, ये FIR भी दर्ज हो जाती है। सही सही सही। इन बिटवीन उमर भाई बिल्कुल एक कहते हैं कि डिसार्ड होके, दिल बर्दाश्ता होके, वो चूंकि लाहौर से जा चुके होते हैं आखिरी दफा, उन्होंने कहा कि मैं अब लाहौर कभी नहीं आऊंगा। ये उन्होंने मुझे कहा, जुमेरात थी गलबन, उसका खत्म करवा के वो चले जाते हैं लाहौर से। असल में वो इसलिए जल्दी ये पड़ी थी कि डॉक्टर फवाद मुमताज से डील ये थी कि सर्जरी के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बाद आप जाने आपका काम है। ये डरते हुए उन्होंने भी निकाला वहां से, ये लेके आ गए। जब यहां लेके आए, जैसे भाभी ने कहा, जो पोस्ट एक ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो लाहौर जिस तरह वो पहुंची, जिस मौसम में, और यहां पहुंचने के बाद उसकी पहुंचते ही अगले दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बजाय इसके कि वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो। जिस तरह के डॉक्टर फवाद मुमताज ने नक्शा खींचा कि 4-5-6 दिन में वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जब तबीयत खराब होना शुरू हो गई तो अब जो है यहां पे जवाद हॉस्पिटल ढूंढ रहा है, किस हॉस्पिटल लेके जाऊं, क्योंकि वो सवाल करेंगे इमरजेंसी में कि आपने ये ट्रीटमेंट कहां से करवाया। जब आप बताएंगे इनलीगल है तो फौरी तौर पर FIA भी पहुंच जाएगा और पेहूटा भी पहुंच जाएगा और रेलिवेंट इदारा है। तो जवाद उसको बहरिया टाउन के हॉस्पिटल में लेके जाता है। अच्छा। अभी तक भी मुझे नहीं बता रहा। जब बहरिया हॉस्पिटल गया, जैसे ही इमरजेंसी में एडमिट किया, तो बहरिया हॉस्पिटल की इंतजामिया ने फौरी तौर पे रेलेवेंट इदारों को इतला कर दी कि इलीगल ट्रांसप्लांट पेशेंट जो है वो हमारे पास आया। सही। इमरजेंसी में आधे घंटे में वहां पे FIA के लोग भी पहुंच जाते हैं, पेहूटा के भी लोग भी पहुंच जाते हैं। पहली कॉल इस इश्यू को लेकर जवाद की मुझे आती है पहली दफा कि नहीं भाई ये मसला हो गया, तो अब तो जो है ना कुछ भी करें, फिलहाल उसकी तबीयत बेहतर होने तक इनको कहें कि ये यहाँ से चले जाएं, अगर इनको कोई पैसे देने पड़ते हैं मैं वो भी दे देता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। मैंने कहा यार तुमने मुझे बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया। उमर भाई को अगर तुमने बताया है या क्लियर बात नहीं बताई, उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की ये वाली, क्योंकि वो तो अमेरिका थे। बहरहाल मैं उनसे बात करता हूँ, ये फोन पे मेरी बात करवाता है, मैं उन्हें बताता हूँ ये बात कि ये उमर साहब की बेटी हैं, हमारी भतीजी हैं, तो लिहाजा जो भी है वो हम इसको बैठ के डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो इलीगैलिटी है नहीं है, इसका क्या कानून है, क्या सजा है, कौन जिम्मेदार है, ये बात का इशू है। अभी तो आप उसका ट्रीटमेंट जो है वो होने दें। उन्होंने कहा ठीक है, वो वहां से चले गए मेरी कॉल के बाद। अगले दिन हीरा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी रात को डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो फिर जरीन भाभी को बताया जाता है, मगर उन्हें ये कहा जाता है कि आप जो है ना उमर साहब को ये बात ना बताएं, ये उन्हें बता दें कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो कह रही कि अब्बू को फ़ौरन पाकिस्तान बुला लें। अब उमर साहब जो हैं अपना टूर कंप्लीट किए बगैर, शोज़ कैंसिल करके, और ये सारा नुकसान, इधर इतना बड़ा नुकसान कि इकलौती बेटी चली गई, वो सारा करके वो जरीन भाभी के साथ वापस पाकिस्तान रवाना होते हैं। मुझे जरीन भाभी फ़ोन पे कहती हैं कि वो जवाद जो है ना उसको ज़िम्मेदार वो ठहराएंगे और सारा कुछ उसका ही किया धरा है, जाहिर है, तो लिहाजा जो है ना आप वो सामने ना आए। अच्छा, ये बात मैंने कम से कम जवाद को नहीं की, मैंने कहा कि फ़्लाइट का टाइम हो रहा है तो जाना है, तो वो अवॉइड कर रहा था सामने आने से। एयरपोर्ट मैं और जवाद के एक मामू, हम दोनों एयरपोर्ट गए। वहाँ पे एक गाड़ी में जरीन भाभी रवाना हुई और दूसरी गाड़ी में हमने उमर साहब को बिठाया। और अब मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता, जब माल रोड पर हम चढ़े एयरपोर्ट से माल्टन के लिए, तो मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया कि देखें, बड़ी कोशिश की जवाद ने
सॉरी सब ने, तो वो नहीं बचा पाए सब मिलके हीरा को। तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो हालत हो गई, गाड़ी में ही बड़ी मुश्किल से उन्हें घर लेके पहुंचे। तो अब रात भर वो घर दाखिल होते ही ये कह रहे थे कि जवाद मेरी बेटी का कातिल है। वो अपने बेटे को पूरे रिश्तेदारों के सामने, पूरे घर में ड्राइंग रूम भरा हुआ था, जब वो दाखिल हुए सबके सामने उनके अल्फाज ये थे कि मेरा बेटा जो है वो हीरा का कातिल। यानी उनको एक बाप होता है ना, उसकी एक तड़प होती है और उसको पता होता है अपनी औलाद का, तो वो जानते थे। एग्जैक्टली। और जिस तरीके से झूठ बोल के सिर्फ वो पैसे उसके अकाउंट से निकालने के लिए ये सब कुछ हुआ। अच्छा एनीवे वो जो है वो उसकी तदफीन हुई। तदफीन के बाद अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे, तो घर के लॉन में अभी बैठे ही थे सारे। जाहिर बात है लोग आए हुए थे, इंडस्ट्री के भी और रिलेटिव भी। तो इतने में 4-5 लोग गेट पे आए, जिनको जवाद लेके सीधा कमरे में चला गया, उमर भाई के कमरे। अच्छा, असल में वो लोग FIA से थे और पेहोटा से थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आए। अच्छा, अब इतने में इसने आके कान में उमर भाई के कुछ कहा और उठा के अंदर लेके ये चला गया। मैं थोड़ी देर के लिए निकला, मैं कहा मैं ऑफिस चक्कर लगा लेता हूँ, वापस आ जाऊंगा शाम को। मैं वहां से निकला तो अभी मैं रास्ते में था तो एक टीवी पे ये खबर चल गई कि उमर शरीफ की बेटी गैर कानूनी इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये अब मीडिया पे बात आना शुरू हो गई। वो थोड़ा सा सीन वो भी मुझे बाद में समझ आई कि उस टीम में एक शख्स था जिसका सगा भाई जो है वो उस चैनल का रिपोर्टर था, तो उसने उसको वो बात बता दी, उसने खबर ब्रेक कर दी। अब एक तरह से आग लग गई पूरे मीडिया में, सब तरफ एक ही खबर चल रही। उमर साहब को पता चला, उनकी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो गई। मुख्तसर ये है कि ये उनके अल्फाज थे और ये मेरी उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन है। जब जवाद को डॉक्टर फवाद मुमताज़ के सामने लाया गया कि ये वो शख्स है जिसको आपने पैसे दिए थे और इस शख्स ने आज़ाद कश्मीर की पहाड़ी पे जाके एक कमरे में आपकी बहन का सर्जरी की थी, तो जवाद मैनेज हो चुका था। इस पेशी से पहले ही वो जो माफिया था, वो जो ग्रोह था, उन्होंने जवाद से रब्ता किया, वो पैसे जवाद को वापस किए जो आज तक उसने नहीं बताया उमर भाई को। मरते दम तक वो पैसे भी लिए, उनसे और पैसे डिमांड किए। जवाद ने उनसे यानी जो 30 मिलियन डिमांड किया इस बात का कि मैं आपको पहचानूंगा ही नहीं और इस कत्ल में आपकी जान छूट जाएगी। कहीं बीच में डील बनी, वो पैसे भी लिए, अब वो अपनी बहन वाले पैसे वापस लिए और जब शनाख्त परेड के लिए सामने लाया गया तो जवाद साहब ने उस कातिल को, डॉक्टर फवाद मुमताज को पहचानने से इनकार कर दिया, पैसों की लालच में। जी। अब जो है उमर साहब कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं। वो कराची चले गए जरीन भाभी के पास। अब जाहिर है कि उस दिन से उमर शरीफ जो है वो रफ्ता रफ्ता मरना शुरू हो गए थे। वहां जाके उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और आगे एक नई दास्तान शुरू होती है। मेरा आगे की कहानी सारी जो है ना वो जरीन भाभी बताएंगी। अब वो लाहौर से कराची चले गए, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और इस कदर तबीयत अचानक खराब होती है कि उन्हें आगा खान हॉस्पिटल जो है एडमिट करवाया जाता है। अब कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी ओपिनियन में इन्हें बैरून मुल्क ले जाना पड़ेगा। जी ज़रीन साहिबा बताइएगा आगे की क्या कहानी है, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल, ये सब मैं गई इसलिए मीडिया के थ्रू मैं इसलिए बात करना चाह रही थी ताकि मुझ पे कोई प्रेशर ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ पे प्रेशर होगा क्योंकि मैं मीडिया पे गई और मैंने फिर वसीम बदामी भाई को बुलाया कि इस तरह से है। तो क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जब बुला के कहा कि जो उनको हार्ट अटैक हुआ है उसकी वजह से इनकी जो एक वॉल्व है वो जो लीक कर गई है उसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके लिए आपको इनको बाहर लेके जाना होगा। पहले तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप कहें तो मैं बाहर से यहाँ सारे डॉक्टर्स की टीम बुला लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ डॉक्टर की टीम आ भी जाएगी तो भी ऑपरेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। ऑपरेशन हम कहाँ करेंगे, किस चीज पे होगा? तो इनको लेके ही जाना होगा और इनकी हम 20 डेज थे जिसमें से 5 दिन जो है ना इनकी बेटी ने जाया कर दिए हैं और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब इनके पास टोटल 15 डेज है।
अगर आप इन्हें बाहर ले जा सकती हैं, इनके ट्रीटमेंट हो सकता है तो ठीक है, वरना 20 डेज के बाद हम इनका यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, जो 99% इनके लिए रिस्क है, वो नहीं हो सकता। तो मेरे उस टाइम तो हाथ पैर खुल गए। मैंने कहा, अब मुझे फिर जल्दी थी क्योंकि 15 दिन थे, तो मैं चाह रही थी कि 15 दिन क्यों मैं वेट करूं भैया, मैं चाह रही थी 1-2 दिन में हो जाए। तो खैर डॉक्टर्स ने मुझे हॉस्पिटल बताए, उन्होंने 3 मुझे हॉस्पिटल बताए, उसमें एक जर्मनी, एक सऊदी अरब और एक अमेरिका। तो मैंने उनसे पूछा कि और कोई करीब में हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि हमारे इत्तला के मुताबिक इन 3 मुल्कों में होता है, अभी हमें ज्यादा पता नहीं है। तो मैं मीडिया पे इसलिए गई ताकि जैसे ही अनाउंस होगा तो मुझे दूसरे मुल्कों का भी पता चल जाएगा कि और किस किस मुल्क में होता है करीब में कहीं। तो वही हुआ कि मुझे इंडिया के हॉस्पिटल की एक डॉक्टर का मैसेज आ गया। उन्होंने कहा कि जी मैं ये ट्रीटमेंट करता हूँ, आप उमर शरीफ को लेके इंडिया आ जाएं, और अगर आपको इंडिया लाने में उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करेगी, और हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा, और हम खुद उमर शरीफ को पाकिस्तान से इंडिया ले जाएंगे। सही। तो तो मैं ये सारी खुद बात भी का चाहती थी कि जवाद को भी ये सारी बात का पता था कि इस हद तक कन्वीनियंस क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल सब बात, ये सिर्फ उसको नहीं, वसीम बदामी भाई और उमर के सारे दोस्तों को पता थी। और मैं, लेकिन उस पे वो खड़ा होता था हॉस्पिटल में, वो खड़ा होकर कहता था मैं बेटा हूं, मैं देखता हूं कैसे कोई लेके जाता है। आप यकीन जानो उस टाइम मैं, मीडिया और मीडिया वालों को भी ये बात पता थी। तो जब मुझे वसीम मदानी ने जब रात को अपना प्रोग्राम में जिक्र भी किया, तो उन्होंने जिक्र 3 मुल्कों का नाम लिया, जिसपे जवाद नाराज हो गया कि 3 मुल्कों का नाम क्यों लिया जबकि मैंने अमेरिका बोला था। तो फिर जब मुझे फिर मेरे जो उमर के उस टाइम जो वसीम भाई थे, या उमर के एक दोस्त थे कमर भाई, इन लोगों ने मुझे कहा कि देखिए भाभी, आप सही कह रही हैं कि इन्हें इंडिया ले जाना चाहिए या सऊदी अरब ले जाना, क्योंकि मैं चाहती थी कि सऊदी अरब, मैंने सऊदी अरब के 2 हॉस्पिटल में मेल भी कर दी थी, और मैं चाहती थी कि वजीर आजम अगर खुद जरा सी बात कर लेंगे तो एक अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो या फिर इंडिया, इंडिया में क्योंकि जाहिर है सारे आर्टिस्ट भी उमर के फैन है, सारी पब्लिक भी, और जब वहां से खुद मुझे इतने अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वहां के सारे इंडियन आर्टिस्ट भी बोल रहे थे, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल थी कि इंडिया जाया जाए। सही। तो लेकिन सबने मुझे समझाया कि देखिए इस टाइम अगर आप ले जाती हैं जिद करके, चले मीडिया पे आप बोल देती हैं कि मुझे इंडिया लेके जाना है या सऊदी अरब लेके जाना है, लेकिन अगर वहां जाके इनको कुछ हो जाएगा तो ये उमर शरीफ के बेटे ने सारा इल्जाम आप पे लगा देना, तो आप ये इतना बड़ा रिस्क ना ले लें। ये अगर अमेरिका कह रहा है तो आप अमेरिका का करें। तो खैर नहीं माने, तो जाहिर है मुझे वजीर आजम के जब एडीसी की कॉल आई कि जी क्या करना है, तो मैंने फिर उनसे अमेरिका का कहा। अच्छा, अमेरिका के उन्होंने वीजे का जो कहा, तो फिर मैंने सिर्फ उन्होंने कहा कौन जाएगा उनके साथ ना, तो मैंने अपना और उमर के बेटे का कहा कि हम 2 जाएंगे। 2 वीजे लगवाए फेडरल गवर्नमेंट ने, मगर इसने जिद करके सिंध गवर्नमेंट के पास जाके कि जी मेरी पूरी फैमिली जाएगी। सोचे उस टाइम भी, जिस टाइम मैं लगी हुई थी यहाँ उमर के कि जान एयर बच एम्बुलेंस जाए, वो अरेंज करने में, अपने मामले में सेल्फिश हो रहे थे। जी वो पूरी फैमिली का वीजा लगवा रहा था। और उसके बाद फिर जाहिर है जैसे अब जब अमेरिका को हो गया वीजा लगने में, क्योंकि जाहिर है मंडे को मैंने फीस जमा कराई, बैंक खुले, फीस जमा हुई, वीजे लगे। इसमें कोई शक नहीं कि यूएसए कॉन्सुलेट ने हमें खुद मुझे रिसीव किया, और उन्होंने जाहिर एक उम्र का देखा हुआ भी है कि वो कितने सालों से अमेरिका शोज करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतना वो, और 2 दफा उमर को ऑनरेबल सिटीजनशिप अमेरिका की ऑफर हो चुकी है, मिली है उन्हें। तो उन्होंने फौरन हमें 5 साल के वीजे दे दिए, मगर उसमें हमें लगे 4 दिन लगे हमें वीजा प्रोसेस में। अब 4 दिन लग गए। अब पता चल, डॉक्टर ने कहा कि जी ये इतना बड़ा ट्रैवल जो है ना किसी एयरलाइन में नहीं कर सकेंगे, इनको एयर एम्बुलेंस में लेके जाना होगा। अब मुझे सही। बताएं कि मुझे तो पता ही नहीं कि एयर एम्बुलेंस कहाँ से मैं लूं, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एयर एम्बुलेंस तो क्या, हमारे पास तो रोड की एम्बुलेंस नहीं है। फिर पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान की एयर एम्बुलेंस है ही नहीं, सिर्फ एक ईदी साहब की एम्बुलेंस चलती थी, वो भी डोमेस्टिक, वो तो भी क्या जवाद को नहीं इंटरनेशनल पता नहीं। था, जिन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका ले जाते हैं, तो उनको तो एयर एम्बुलेंस का भी नहीं, पता वो होना तो कह रहा चाहिए था था। आप सब करें, वो तो कह रहा था आप सब करें अरेंज, वो तो आप अगर सारे प्रोग्राम देखेंगी, मैं सारे अरेंजमेंट में लगी हूँ, और वो तो कह रहा था कि जी आप हमें 5 करोड़ रुपए दें, वो तो मुझसे पैसे मांग रहा था।
वो तो दूसरी चीजों में लगा हुआ था। आप अगर देखेंगे उस टाइम का, अगर आप देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, फला ये बैठा हुआ है, वो उसको वो नहीं था, उसको पता था कि मैं अरेंज कर रही हूँ, उसको ये सब पता था। मैं एयर एम्बुलेंस, वो मुझसे पूछा करता था कि वो एयर एम्बुलेंस हो गई, कब आएगी, क्या होगा, उसके मैसेजेस हैं। फिर मैंने तुर्की से, फिर मैंने कनाडा से, फिर मैंने पहले डॉक्टर अरेंज किए, अमेरिका के जो डॉक्टर अरेंज किए वो भी मैंने किए, सारी परमिशन जो ली वो भी मैंने की, अपना ऑर्गेनाइजेशन से जो मेरी बात हुई है वो भी मैंने किया। अगर हम मुख्तसर बात करें तो ये सारे प्रोसेस में उनकी डेथ जो है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर हुई, और दूसरी बात ये कि जवाद अभी फिल वक्त कहाँ पर है? जी, वो इसमें ही हुई ना, एयर एम्बुलेंस के अरेंजमेंट करने में टाइम लग गया, और जब एयर एम्बुलेंस आई तो उमर का ब्लड प्रेशर डाउन कर चुका था, हो चुका था। तो डॉक्टर ने कहा अब इन्हें नहीं लेके जा सकते, अब ये इतना बड़ा ट्रैवल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर्स ने भी ले जाने से मना कर दिया। तो भी मैंने लास्ट टाइम पे हाथ जोड़ के कहा कि मैं अभी भी इनको एक दिन में इंडिया ले जाती हूँ, मगर जवाद ने 100% रिस्क पे साइन करके कहा, एयर एम्बुलेंस वालों को जोर दिया कि नहीं आप लेके जाएं, और उसकी अपनी फ्लाइट हुई हुई थी, वो लोग अमेरिका के लिए निकल रहे थे। और मैं जब उनको लेके निकली हूँ एयर एम्बुलेंस में, तो एयर एम्बुलेंस में ही उमर बेहोश हो चुके थे। तो जर्मनी पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इनको अभी हम यहाँ पे एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इनको इतना लंबा ट्रैवल नहीं करा सकते, उनको फ्यूल भी वहां से लेना था। तो उमर को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर डॉक्टर, जब मैं पहुंची जर्मनी के डॉक्टर ने मुझे कहा कि किसने इनको इतनी लंबी ट्रैवल करने की इजाजत दी। और वही हुआ कि 4 दिन जाहिर है वो उमर वहां रहे, लेकिन वहां पे प्रेशर यही था, मैं चाह रही थी कि जर्मनी में हो जाए, तो भी मुझ पे जर्मनी में प्रेशर यही था कि नहीं इनको अमेरिका लेके जाया जाए। यानी और वही बेटे को हुआ पता कि था कि मेरे बाप के चंद ही दिन बचे हैं और वो ऑपरेशन की तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको अमेरिका का लालच पड़ा हुआ था, और इसी सारे प्रोसेस में उमर साहब दुनिया से चले गए। और इस वक्त जवाद कहाँ पर है? क्या उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ? वही वाली बात है ना, बेटे पे कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, औलाद पे कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। और जहां तक जवाद की बात करी, वो तो 2 दफा अमेरिका जा चुका है, वो अभी भी अमेरिका में। तो क्या इस देखिए सारे उसको भी केस जिस को री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए आपके ख्याल में? होना तो चाहिए था, मैं तो चाहती थी कि हॉस्पिटल को भी वो हो कि भाई कैसे उन्होंने इजाजत दी, कैसे उन्होंने वो किया। दरअसल ये है कि लालच की जो इंतहा होती है वो इसी हद तक होती है कि आपको अपनी मौत, अपनी ज़िंदगी, आपके इर्द गिर्द ज़िंदगियाँ, आपके ब्लड रिलेशंस, आपको हर चीज़ भूल जाती है, आप सेल्फिश हो जाते हैं। और जवाद साहब, आप 2 ज़िंदगियों के कातिल हैं, वो भी वो ज़िंदगियाँ जो आपके बहुत करीब थीं। आपने लालच की इंतहा में 2 जान जाने के आप जिम्मेदार हैं। तो मेरी भी अपील है, हम सबकी अपील है कि इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाए, चाहे कोई बेटा है, चाहे कोई उनके बहुत करीबी है, लेकिन कातिल कातिल होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। नईम साहब आपका और ज़रीन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे दोबारा नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।